नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा के नाम से ये स्टॉक एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक का पूरा नाम है। साथ में आज इस वीडियो में हम रिलायंस इंफ्रा स्टॉक की पूरी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक्सपर्ट लेवल पे यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखने को मिलेगी। साथ में स्टॉक की पूरी यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। स्टॉक में कितना आपको फ्यूचर में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, हर एक चीज पे यहाँ बारीकी से बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर देखो, स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 336.90 इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 13 रुपए 95 के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में 4.5% का यहाँ पे एक जबरदस्त आपको उछाल देखने को मिला है। ठीक है, देखो, स्टॉक को लेकर लगातार हमारी पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई, अगर आपके पास रिलायंस इंफ्रा का कोई भी स्टॉक है तो कम से कम उसे 27 से 28 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। 27-28 सितंबर के बाद आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अपर सर्किट भी ही लग जाए। लेकिन यहाँ पे देखो, इस बार जो मार्केट के हाल है काफी ज्यादा पेचीदा है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो काफी ज्यादा पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे अपर सर्किट देखने को नहीं मिल रहा था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपर सर्किट तो अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक लगातार पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आपको कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और इसी तरह से ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करने वाला है। जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 510 रुपए के आसपास बनने वाला है। 480 रुपए पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में। ये स्टॉक 144 रुपए 45 पैसे से चल के 351 रुपए के आसपास गया था। तो देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है 365 दिन में पूरी तरह से डबल हो गया। ठीक है, साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं है। पी रेशो कंपनी ने अभी यहाँ पे शो नहीं किया है। ठीक है, साथ में अगर एक नजर कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर डालें तो देखते हैं कि कंपनी जो है आखिर कितने प्रॉफिट में चल रही है या कितने लॉस में चल रही है। ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स जो एक्टिविटी है वो कंपनी की कैसी है, तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक करेंगे, जिसके लिए हम उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। तो अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 7,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 29% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो -233 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी 65% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -3.25% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 73% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। देखा जाए तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त है। कंपनी का रिवेन्यू ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें और उसके करंट शेयर प्राइस के साथ इसकी तुलना करें तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफी जबरदस्त है। देखो, अगर किसी भी स्टॉक की आपको मार्केट कैपिटल ज्यादा मिलेगी उसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है। साथ में स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक्स की जो मार्केट कैपिटल है वो कम आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। और ये कैसे होता है, उसके पीछे का रीजन है, स्टॉक में जब भी मार्केट कैपिटल गिरेगी, जाहिर सी बात है स्टॉक गिरेगा। स्टॉक गिरेगा तो प्रमोटर्स ज्यादा से ज्यादा माल खरीदते हैं। लेकिन अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में पता है इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब स्टॉक दौड़ेगा तभी वो माल खरीदेंगे, स्टॉक गिरेगा तो वो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। स्टॉक दौड़ेगा तो खरीदेंगे, जितना दौड़ेगा उतना ज्यादा माल खरीदेंगे, उतनी ज्यादा मार्केट कैपिटल कंपनी को दे देंगे और वहां पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लास्ट में जाके वीक हो जाती है। ठीक है, तो यही रीजन होता है टोटल मार्केट कैपिटल का। अब बात करने वाले हैं दो की फैक्ट्स के बारे में, जो किसी भी स्टॉक्स की जान होती है, उसके बिना तो स्टॉक्स चल ही नहीं पाता। ठीक है, सबसे पहला आता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। भाई, आपको इक्विटी पे लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे देखो, कैपिटल के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो, शेयर प्राइस जो चल रहा है 336 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो 220 रुपए
220 रुपये 82 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो जो बुक वैल्यू है वो बिल्कुल अपने नियर बाई शेयर प्राइस के बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर कोई भी बुक वैल्यू जो उसके शेयर प्राइस से जितनी ज़्यादा कम रहेगी वहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी, पब्लिक इन्वेस्टर्स कम मिलेंगे। मतलब वहाँ पे जो प्रमोटर है सस्ते में काफ़ी ज़्यादा माल उठाए बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक वैल्यू है बिल्कुल अपने शेयर प्राइस के बिल्कुल बराबर है। तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे आपको प्रमोटर कम देखने को मिलेंगे, पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखा जाए तो जो लाइफ टाइम स्टॉक की बाई और सेल होती है उसकी जो एवरेज निकल के आती है वो यहाँ पे बुक वैल्यू होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी अपना जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकते। देखा जाए तो बुक वैल्यू एक मजबूत रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंपनी का। अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है, समझ लो कंपनी के दिवालिया होने का टाइम आ गया, उसकी बिकवाली का टाइम आ गया, कंपनी के डीलिस्ट होने का टाइम आ गया। वहां पे ना ही पब्लिक इन्वेस्टर्स की पिटाई होगी बल्कि वहां एफआईआई, डीआईए और प्रमोटर सभी की बढ़िया ठुकाई होगी, बढ़िया पिटाई होगी। और जब सबकी किसी भी कंपनी में अगर किसी भी प्रमोटर्स की एक बार पिटाई हो जाती है तो उस कंपनी में दोबारा प्रमोटर्स नहीं आते और वो कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे चली जाती है। और उस केस में सेबी उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देते हैं, जहां पे उसके ऊपर एक सर्विलेंस टीम मतलब बैठ जाती है, जहां पे उसकी जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है या फाइनेंशियल एक्टिविटी है, लेन देन है, सभी को मॉनिटर किया जाता है। और एक डेट दी जाती है कि भाई अगर इस टाइम से पहले अगर आपने इससे बुक वैल्यू से ऊपर नहीं उठाया तो आपकी कंपनी को यहाँ पे डिलिस्ट कर दिया जाएगा और सारी इक्विटी को जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि भाई अगर मान लो कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा। अगर आपके सारे शेयर जीरो हो जाते हैं तो उसके लिए फेस वैल्यू होती है। देखो फेस वैल्यू है यहाँ पे 10 रुपए। आपने भले शेयर 200 300 कितने का खरीदा, लेकिन अगर कंपनी डूब गई तो आपको यहाँ पे पर शेयर 10 रुपए आज एज ए सिक्योरिटी आपको मिलेगा, जैसे एज ए रिकवरी अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, पर शेयर, चाहे शेयर आपने कितने का भी खरीदा हो। ठीक है, तो वो होती है स्टॉक की फेस वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है लेकिन फेस वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, ये स्टॉक के आने ये देखो हर कुछ टाइम पीरियड होता है जहां पे इसको सेट किया जाता है, भाई ये आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये रिकवरी अमाउंट है। और एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इसको कंसिडर भी नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई शेयर खरीदा 350 रुपए पे या 330 पे या 336 पे, तो जाहिर सी बात है भाई आप प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मार्केट में न्यूज़ पता चल जाती है भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो आप तुरंत माल बेच के वहां से निकल लोगे, जितनी जल्दी प्रॉफिट बुक हो निकल लोगे। या मान लो कुछ बंदे ऐसे हैं जो प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे तो थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल लेंगे, लेकिन वो यहाँ पे इक्विटी जीरो होने का वेट नहीं करेंगे, फेस वैल्यू लेने का वेट यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ 2% का रिटर्न नियर बाय देखने को मिलेगा। अगर आप 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 60% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 77% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे 6 मंथ होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको 58% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 92% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स में आपको यहाँ पे 145 रुपीज़ का रिटर्न देखने को मिलेगा और 3 ईयर्स में यहाँ पे आपको 228% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1350 या 1400% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल में आपको 1047% का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो एवरेज अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में बात करें तो यहाँ पे आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर आप मान लो आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है और आप उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसकी सिप स्टार्ट कर दो। देखो सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आप फिक्स्ड अमाउंट कोई भी मान लो आपने अमाउंट ले लिया 500 1000 2000, आप वहाँ पे एफडी करवाते हो और आपने किस्त का टाइम बांध दिया कि हर 2 महीने बाद किस्त भरूंगा या 6 महीने बाद मैं किस्त भरूंगा, तो उसी तरीके से यहाँ सिप में आपकी किस्त जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट रहेगा आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता रहेगा और वो सारा अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जैसे मान लो आप अपनी सिप को 3 4 या 5 साल के बाद बंद करते हो तो उस टाइम जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, साथ में जो भी मैच्योरिटी रहेगी या जो भी आपका रिटर्न रहेगा, वो सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपकी सिप वहां पे बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे मेजर पॉइंट के बारे में, जो स्टॉक फंडामेंटल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टॉक की, ये जानने के लिए भाई किसने कितना 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 माल यहाँ पे स्टॉक मार्केट में दबोच रखा है।
तो अगर प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 18.65% थी, जो इस साल घट के 16.50% के आसपास होगी, 16.50% हो गई। अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 3.13% थी, जो इस साल घट के 2.27% रह गई है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 12.92% थी, जो इस साल घट के 12.36% हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी 65.15% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 68% से ज़्यादा हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो दब के भरे हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 0.02% पब्लिक होल्डिंग गवर्नमेंट होल्डिंग थी, और वो गवर्नमेंट होल्डिंग इस साल भी सेम की सेम है, मतलब कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग घट गई, साथ में DII की होल्डिंग भी घट गई, साथ में देखा जाए तो FII की होल्डिंग भी यहाँ पे घट गई, लेकिन यहाँ प्रमोटर्स बढ़ गए। ठीक है, तो देखो एक एक्सपर्ट क्या बोलते हैं भाई, किसी भी स्टॉक्स के अंदर जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए होल्डिंग का वो क्या होना चाहिए एक प्रॉफिट के लिए, एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए, ठीक है, या पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे कम से कम 35% होल्डिंग होनी चाहिए। किन किन की होनी चाहिए? प्रमोटर्स की, DII की, FII की और गवर्नमेंट की। इन चारों की होल्डिंग मिला के टोटल वहां पे कम से कम 35% होनी चाहिए एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देने के लिए, स्टॉक को एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर किसी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग अगर 35% या इससे ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है आपको स्टॉक में उतना ही जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, उतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग अगर 35% से कम हो गई तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, या फिर वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको उस स्टॉक के अंदर कोई खास रिटर्न तो दूर, वहां परफॉर्मेंस भी दूर, वहां पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि आपको वहां पे एक अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिले। जैसे आज के टाइम जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको लूँ तो विकास इकोटेक का लूंगा, जहां जो एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। अगर देखा जाए तो वहां पे 10% के नियर बाय प्रमोटर है, और वहां 90% के आसपास वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है। देखी जाए तो वहाँ टोटल ओवरऑल जो होल्डिंग है FII DII प्रमोटर्स की टोटल 10% है, और वहाँ पे हालात आज के टाइम ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे हर एक बंदा लॉस लेके बैठा है। जिसने परसों भी शेयर खरीदे वो आज लॉस के साथ बैठा है, इतनी ताबड़तोड़ स्पीड से वो स्टॉक लगातार गिरावट कर रहा है, और वहाँ पे हर कोई लॉस के साथ खड़ा है। ठीक है, तो ये एक ऐसे मिनिमम रेशियो होता है जो आपको देख के लेना चाहिए कोई भी स्टॉक। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में कई तरह के आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको 60% भी होल्डिंग मिलेगी प्रमोटर्स की, 80% मिलेगी, 95 भी मिलेगी, और वो स्टॉक ताबड़तोड़ मार्केट में भागते हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा आप पैसा लेके जाओगे, टेंशन फ्री रहोगे, साथ में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट में बना पाओगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट रिलायंस इंफ्रा स्टॉक को लेके, और सबसे बड़ी मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू करवा सके, अपडेटेड रख सके, अपने आप को अपग्रेड कर सके। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।